नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम काव्य शास्त्र के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? अभिनवगुप्त की, श्री शंकुक की, भट्टलोलट की या भट्टनायक की? चित्र तुरंग न्याय का नियम किसने दिया था? कमेंट में अपने उत्तर आप देते जाइए। सही उत्तर क्या है इसका? आचार्य शंकुक। श्री शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय का नियम दिया था। ये कहते थे कि जैसे हम चित्र में चित्रित, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, तो घोड़े को देखकर वास्तविक रूप में भागता हुआ घोड़ा ही समझ लेते हैं, वैसे ही अनुकार्य, अनुकार्य यानी जिसका अभिनय हम कर रहे हैं, ठीक है, नाटक में जिसका अभिनय किया जाता है उसको अनुकार्य कहा जाता है। जैसे कि राम जी का अभिनय किया जा रहा है तो राम जी अनुकार्य हुए, तो अनुकार्य के अभिनय करने वाले अनुकर्ता यानी अभिनेता को ही अनुकार्य समझ लेते हैं। जैसे कि जो राम जी का अभिनय करता है वह अभिनेता उसको ही देखने वाला राम जी ही समझ ले, तो इसे हम कहते हैं चित्र तुरंग न्याय का नियम। और भट्टनायक ने इसका विरोध किया था। तो कभी प्रश्न पूछा जाए कि चित्र तुरंग न्याय का विरोध किसने किया था, तो भट्टनायक ने किया था। सही उत्तर था श्री शंकुक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 5, 6, 7 या 8? कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? सही उत्तर है 6। हालांकि वक्रोक्ति की संख्या 38 तक मानी गई है, लेकिन मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। पहला होता है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा होता है वाक्य वक्रता, तीसरा जो होता है वह होता है पद पूर्वार्ध वक्रता, चौथा होता है प्रकरण वक्रता, पांचवा पद परार्ध वक्रता और छठा होता है प्रबंध वक्रता। इस तरह से वक्रोक्ति के 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 103 यानी प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें से कौन सा है? काव्यालंकार, काव्यदर्श, काव्य दर्पण या काव्यालंकार सूत्र वृत्ति? इसमें से रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, जो कि वामन का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय या रीति संप्रदाय? आपको बताना है मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों में अभिनवगुप्त आते हैं, मम्मट आते हैं, जगन्नाथ आते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आनंदवर्धन हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 105 देखिए। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अनुप्रास अलंकार? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। सही उत्तर है इसका अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। करुणा कलित में क वर्ण की बार 2 बार आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किस आचार्य की है? आचार्य भामह की, आचार्य भट्टनायक की, आचार्य कुंतक की या आचार्य दंडी की? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किस आचार्य की है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक की। यह मान्यता भट्टनायक की है कि रस की अनुभूति करने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 107 है। प्रश्न संख्या 7 है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? दंडी का, वामन का, कुंतक का या मम्मट का? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, यह कथन किसका है? छोटे छोटे जो सूत्र होते हैं, जो कथन होते हैं संस्कृत आचार्यों के, यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं।
यह वामन का कथन है। इन्होंने कहा है कि काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण होता है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात का अर्थ हुआ काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण होता है। कभी कभी हिंदी में भी देकर पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, तो इसका जो अर्थ है वह यह है कि काव्य अलंकार के कारण ग्रहण होता है, वामन का कथन है। प्रश्न संख्या 8 है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य भामा, आचार्य क्षेमेंद्र, भट्टतौत या भट्टलोलट। औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? सही उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इनको समन्वयकारी आचार्य भी कहा जाता है। कभी परीक्षा में पूछे कि निम्नलिखित में से समन्वयकारी आचार्य कौन है, तो वह आचार्य क्षेमेंद्र हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? अभिनव गुप्त, पाणिनि, भरत मुनि या भट्टलोलट। रसानुभूमि के संदर्भ में उत्पत्तिवाद के जनक कौन हैं? कमेंट में अपने उत्तर बताइए। काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल करना बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थी जो है काव्य शास्त्र के प्रश्नों को बहुत ही कम इंटरेस्ट से हल करते हैं, लेकिन परीक्षा में जब पूछ लिए जाते हैं तो काफ़ी प्रश्न गलत हो जाते हैं। उत्पत्तिवाद जो है भट्टलोलक का सिद्धांत है। इस संप्रदाय के जनक कहलाते हैं भट्टलोलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? मम्मट, दंडी, विश्वनाथ या राजशेखर। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं, रीतिवादी हैं या ध्वनिवादी हैं? दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी हैं या रसवादी हैं या रीतिवादी हैं या ध्वनिवादी हैं? सही उत्तर है इसका अलंकारवादी। दंडी जो है अलंकारवादी आचार्यों में आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ कौन सा है? दस रूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र या नाट्य लक्षण रत्नकोश। सही उत्तर हो जाएगा इसका नाट्य शास्त्र। इन्होंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। किस में जो है रस सामग्री दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस के अंग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र, गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, या माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपको बताना है। गलत कथन का चयन करना है और इसका सही उत्तर है काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक या अभिधा लक्षणा मिश्रित। जो कार्यालयी हिंदी है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा इसका अभिधात्मक। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, यानी जो कहा जाए वही उसका अर्थ भी हो। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या 6। आपको बताना है अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है।
सही उत्तर हो जाएगा इसका पांच प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं। विस्कंभ होता है, प्रवेशक होता है, चूलिका, अंक मुख और अंकावतार। ये 5 जो हैं अर्थक्षेपक होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या इनमें से कोई नहीं। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण होगा? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य गुण। इनमें मधुर ध्वनियों की व्यंजना दी गई है, मधुर ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पांडव की प्रतिमा सम लेखो अर्जुन भीम महामति देखो। इस काव्य में कौन सा दोष है? शब्द दोष है, रस दोष है, अर्थ दोष है या इनमें से कोई नहीं। पांडव की प्रतिमा सम लेखो अर्जुन भीम महामति देखो। सही उत्तर है शब्द दोष। इन पंक्तियों में शब्द दोष है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस काव्य में कौन सा दोष है? इन पंक्तियों में कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष या श्रुति कटुत्व दोष। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर है इसका पुनरुक्ति दोष। यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है क्योंकि जगत और जहान दोनों एक ही शब्द, एक ही अर्थ की व्यंजना करते हैं, तो सिर्फ जगत से ही काम चल सकता है या जहान से ही काम चल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से या व्यंग्यार्थ से। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? सही उत्तर है इसका व्यंग्यार्थ से। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध जो है व्यंग्यार्थ से होता है। अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपने पीछे की क्लासेस में देखा होगा। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। सही उत्तर है लक्षणा। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 7। कमेंट करके अपने उत्तर बताते रहिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद भी मानते हैं, जिनमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को लेते हैं वो, तो संकर शब्द जो है 5वां भेद हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मुख्यार्थ हतिर दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट का, आचार्य भरत का, आचार्य विश्वनाथ का या आचार्य वामन का। काव्य दोष का यह लक्षण किस विद्वान द्वारा दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका आचार्य मम्मट। मुख्यार्थ हतिर दोषः यानी कि मुख्यार्थ को समझने में रुकावट ही दोष है। इसको हिंदी में देकर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? भामह ने, जगन्नाथ ने, वामन ने या आनंदवर्धन ने। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा। सही उत्तर हो जाएगा वामन ने। काव्य की यह परिभाषा, काव्य गुण की यह परिभाषा वामन के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, या अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश या लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए।
इसमें से ओज गुण की संपन्न परिभाषा, संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने कौन सी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निर्वता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? दुःश्रवता, अप्रयुक्त, च्युत संस्कृति या क्लिष्टता? निर्वता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, इसमें कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर है इसका अप्रयुक्त काव्य दोष, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो व्याकरण के कोश में तो होते हों लेकिन सामान्य बोलचाल में या बोलने में न आते हों, तो वहाँ पर जो है अप्रयुक्त काव्य दोष होता है। यहाँ पर पवमान शब्द जो है यह इसका अर्थ वायु है, पवन ही है, लेकिन यह सामान्य बोलचाल में नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्त काव्य दोष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्ट, लोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या अभिनव गुप्त? इनमें से कौन जो है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है? सही उत्तर है इसका क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या नहीं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है, उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? सबसे पहले किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? काव्य प्रकाश में, नाट्य शास्त्र में, साहित्य दर्पण में या दस रूपक में? भरत मुनि के द्वारा दी गई यह परिभाषा नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम देखने को मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? माधुर्य, रति, संयोग या वियोग? श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? भट्ट लोलट ने, अभिनव गुप्त ने, शंकुक ने या भट्टनायक ने? भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है शंकुक ने। अनुमितिवाद की स्थापना शंकुक ने की थी, आचार्य शंकुक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भामह या आनंदवर्धन? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है इसका भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्वनि से, अलंकार से, रस से या वक्रोक्ति से? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सही उत्तर है इसका रस संप्रदाय। रस संप्रदाय से संबंधित है। आश्रय को ही सहृदय कहा जाता है, यानी जिसके हृदय में भाव जगते हैं उसे ही सहृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की या डॉक्टर नगेंद्र की? रस सिद्धांत किसकी रचना है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार, करुण या वात्सल्य? कुरुक्षेत्र कविता में कौन सा रस मुख्य रस है? सही उत्तर है वीर रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि हैं, पिंगल हैं, पाणिनि हैं या मनु हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं?
सही उत्तर है इसका पिंगल। पिंगल मुनि को जो है छंद शास्त्र का प्रणेता भी माना जाता है, इसलिए छंद को पिंगल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? दोहा है, चौपाई है, सवैया है या रोला है? इसमें से कौन सा जो है वाणिक छंद है? सही उत्तर है सवैया। सवैया एक वाणिक छंद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 37 है, वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का या वर्ण की गुरुता का? वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह। वाणिक छंदों में वर्ण का ही विचार होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है या यमक है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही उत्तर है इसका मानवीकरण। ठीक है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न संख्या 39 है, याल कुटी अरु कामरिया पर राजति हूँ पुर को तजी डारो, इसमें कौन सा छंद है? कवित्त छंद है, सवैया है, बरवे है या दोहा है? इसमें कौन सा छंद है? सही उत्तर है इसका सवैया। इसमें सवैया छंद है। सवैया छंद के बहुत सारे भेद होते हैं। इस पंक्ति में जो है मालती सवैया है, जिसे मत गयंद सवैया भी कहते हैं। मत गयंद सवैया या मालती सवैया में जो है 7 भगड़ होते हैं और 2 गुरु वर्ण होते हैं, और इनके योग से कुल मिलाकर 23 वर्ण इनमें होते हैं। मालती सवैया या मत गयंद सवैया में भगड़ का अर्थ होता है भानस। भानस की मात्रा अगर हम देखें तो भानस यानी कि 2 1 1 इसकी मात्रा होती है, 2 1 1। इस तरह से 2 1 1 करके 7 जो हैं जोड़े बनेंगे और 2 गुरु अंत में होगा। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 फिर 2 1 1 उसके बाद 2 1 1 और अंत में 2 गुरु। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है मालती सवैया यानी मत गयंद सवैया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, घनाक्षरी छंद इसमें से कौन सा है? मात्रिक है, वाणिक है, आक्षरिक है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है वाणिक। घनाक्षरी छंद जो है एक वाणिक छंद है। घनाक्षरी छंद में 8 चरण होते हैं। विषम चरणों में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 15-15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तुक जो है सम चरणों के अंत में मिलती है। घनाक्षरी छंद के 2 भेद होते हैं। पहला होता है रूप घनाक्षरी और दूसरा होता है देव घनाक्षरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 141 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? छप्पय, सोठा, उपेंद्र वज्रा या रोला, इनमें से कौन सा छंद वाणिक छंद है? सही उत्तर है इसका उपेंद्र वज्रा, यह वाणिक छंद है। प्रश्न संख्या 42 है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? भामा है, रुद्रट है, मम्मट है या विश्वनाथ है? इनमें से वक्रोक्ति सिद्धांत के विरोधी आचार्य कौन है? सही उत्तर है इसका विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है वक्रोक्ति के विरोधी आचार्यों में माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, वाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8 या 10? वाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 8 प्रकार के। वाणिक छंदों में गण जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। इन्हें यमाता राजभान सलगा सूत्र से जो है इसको सही किया जाता है, यानी कि आसानी से इसको लगाया जाता है, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, यह सूत्र आपको गणों को गिनने में बहुत ही आसान रहता है। इससे इसको आप लोग जरूर याद करें, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, यहाँ से इस सूत्र को अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं किसी दिन आपको समझा दूंगी। यहाँ यमाता से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, म से मगड़, स से सगड़ और लगा जो है एक
बस 2 शब्द होते हैं, मात्राओं को गिनने के लिए 2 वर्ण होते हैं। तो कितने गढ़ हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिलाकर जो है 8 गढ़ होते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है? रोला, चौपाई, सोठा या हरिगीतिका? मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? और इसका सही उत्तर है सोठा। जो ठीक दोहा के विपरीत होता है सोठा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, अवधि का निजी छंद इनमें से कौन सा है? बरवे है, कवित्त है, रोला है या छप्पय है? आपको बताना है अवधि का निजी छंद इनमें से कौन सा है? बरवे, कवित्त, रोला या छप्पय? सही उत्तर है बरवे। अवधि के निजी छंद बरवे को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोठा का विपरीत छंद है? रोला, छप्पय, चौपाई या इनमें से कोई नहीं? कौन सा छंद सोरठा का विपरीत छंद है? यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 47 देखिए, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13, 11, 16 या 24? चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है इसका 16। 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए, पूछा गया है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन सा है? मालिनी, बरवे, रोला या इंद्रवज्रा? जगड़ को जभान भी कहा जाता है। ठीक है, यमाता राजभान सूत्र से जो है जगड़ जो है जभान में आएगा। इस तरह से इसकी मात्रा, जब आप जगड़ कहें तो इसकी मात्रा जभान के अनुसार गिन सकती हैं। यहाँ पर 1, 2 और 1 मात्रा है। सही उत्तर है इसका बरवे। यह बरवे छंद की पहचान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है, अनुष्टुप क्या है? एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है या एक गुण है? आपको बताना है अनुष्टुप क्या है। सही उत्तर है इसका एक छंद। छंद का एक प्रकार है अनुष्टुप। कालिदास की रचनाओं में यह छंद देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 50 है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति हो तो कौन सा छंद कहलाता है? रोला, सोठा, सवैया या कवित्त? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति हो। सही उत्तर हो जाएगा इसका रोला। उसे रोला छंद कहते हैं। तो यह रही आज की क्लास। इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।